प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह अपने इस बयान से यूटर्न ले चुके हैं कि बयान 26 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में दिया गया, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त मखमसे का शिकार है। एक कशमकश है मुज़ाहमत और मुफाहमत के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। कभी डील का शोर बुलंद होता है और कभी ढील की बाज़गश तेज हो जाती है, लेकिन ना डील होती है ना ढील नजर आती है। पीटीआई लॉन्ग मार्च, एहतजाजी धरने, सब कुछ करके भी नाकाम दिखाई देती है। बानी से मुलाकात की कोई सूरत बनी है ना, मर्जी के अस्पताल और डॉक्टर से इलाज का मुतालबा मनवा सकी। हुकूमत की तरफ भी बेयकीनी है। राना सनाउल्लाह का बानी की तरफ से 2 दफा डील मुस्तरद करने का बयान, अता तारड़ की तरदीद और सेनेटर फैसल वाडा के ताने अलग ही कहानी सुनाते हैं। और अब वजीर आला KP सुहेल आफरीदी की तरफ से बानी की रिहाई फोर्स के कयाम की धमकी का चर्चा है, लेकिन अंदर की खबर यह है कि फोर्स वाली बात ऑपोजिशन लीडर और पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं को भी हजम नहीं हुई और मुस्तरद कर दी गई। यह सब कुछ खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने वाला मामला नजर आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी खुद भी बानी की रिहाई नहीं चाहती? माह रमज़ान भी है, हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम ख़त्म करेंगे और अगले मरहले में फिर हम इंशाअल्लाह तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम। नाज़रीन, इसी सारे मामले पर बात करेंगे। मेंबर नेशनल असम्बली शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मरवत साहब आपके वक्त का। मरवत साहब, अब ये धरना भी देकर देख लिया, इससे पहले लॉन्ग मार्च भी करके देख लिए, ना बानी की रिहाई हुई, ना मर्जी के डॉक्टर्स, ना मर्जी का अस्पताल। क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ बस इतने जोगी ही है कि वो शोर कर लेगी, कुछ मनवा नहीं सकेगी? क्या वजह है कि वो पार्टी जिसके लिए सुबह सुबह दरवाजे 7 बजे भी खोल दिए गए थे मुलाकात के लिए, अब इस वजह इस सतह पर आ गई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है कि खान ने सियासत, एहतजाज और अपने तमाम मामलात ऐसी क़ियादत को सुपर्द किए हैं जो बाकी सारे काम कर सकती हैं, लेकिन सियासी जिम्मेदारियां, एहतजाज की जिम्मेदारियां निभाने की सलाहियत से महरूम हैं। ये जो लोग हैं, ये वही लोग हैं ना जो 9 मई को भी पूरे होश व आवाज के साथ जिंदा थे। तो उस वक्त जो है, अगर इनकी ख्वाहिश होती कि खान के लिए कुछ करना है तो 9 मई के बाद निकल आते। बिलों में सारे छुपे रहे। 8 फरवरी तक जब कोई MPA, कोई MNA, सेनेटर बन गए तो जनाब सब आ गए कि हम इनकलाबी है। ये ऐसी क़ियादत है जो अमरूद के दरख्त के साथ उल्टी भी लटक जाए ना तो बाकी जो है ये अमरूद कशीद कर लेगी, लेकिन ये वो नहीं कर सकते। खान की रिहाई, धरनों की कामयाबी, आपने धरनों का असर देखा ना, क़ियादत इस पे बटी हुई थी। कोई कहता था हमने ऑर्डर नहीं दिए हैं, फिर बेचारे वर्कर थे, खान की मोहब्बत से सरशार वो लोग गए, उन्होंने धरने दिए। ये समझ बैठे कि हमारी हुकूमत है और हमारी हुकूमत में हमें कुछ नहीं कहा जाएगा। फिर जिस तरीके से उनको अदबुआ किया गया तो लिहाजा इनके 14 तबक रोशन हो गए और उनको एहसास हो गया कि हुकूमत बेशक उनकी अपनी है, लेकिन जो उनके सूबाई कप्तान हैं वो हजरत खान की रिहाई की तहरीक के हवाले से वर्करों की जो है दुनाई तो देख सकते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। ये मरवत साहब, फिर क़यादत कौन सी सामने आएगी तो कुछ होगा? पहले गंडापुर साहब थे, वो भी बहुत दावे करते थे, ऐलान करते थे हम जेल तोड़ देंगे, फिर सब कुछ वो क़यादत भी तब्दील हो गई और वो भी कुछ ना कर सके। नई क़यादत भी आती है, बातें करती है, इश्क़ इमरान होता है, वो वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क़यादत कौन सी है जो सामने आएगी और कुछ कर पाएगी? फिल वक्त तो जो मौजूदा क़यादत है उससे तो आप 2 ही ले तो बेहतर हैं, क्योंकि ये जो जितनी भी तहरीक होती हैं वो कामयाब होती हैं मौसर और टाइमली फैसलों से। जब वक्त पर ही आप फैसले करते हैं, नारों से और शोर से और तालियों से जो है कामयाबियां नहीं मिलती हैं, बर वक्त फैसलों से ये होती है। और आजकल 4 महीने से तो ये तय हो रहा है कि ये एहतजाज की जिम्मेदारियां किसको दी गई। आज तक PTI का कोई एक ओहदेदार ये नहीं कह सकता है कि जी ये एहतजाज की जिम्मेदारी जो है वो फलां शख्स के पास है। और जनाब जब बातचीत की बात होती है जी अचकज़ई साहब के पास है इख्तियार। फिर जब एहतजाज की बात होती है तो सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं हमारे तर्जमान के फ़राइज़ सुहेल आफरीदी अदा कर रहे हैं। और अचकज़ई साहब कहते हैं कि एहतजाज के हवाले से तो खान से मेरी मुलाकात होगी तो मैं समझूंगा कि किस तरह की बात करनी है।
अब खान से मुलाकात उसकी अगर 2029 तक नहीं होती है तो एहतजाज का फैसला कौन करेगा? जब अली अमीन खान वज़ीर आला थे तो उस वक्त सब यही कहते थे इसका काम है खर्चा उठाना, लोगों को पार्टी के जो जलसे हैं उन पे खर्चे करना, लोगों को गाड़ियों के पैसे देना, लोगों को लाना, और वो कामयाब रहा था। उसके दौर में पीटीआई जो है उसकी एहतजाजी कुव्वत जो है वो अरूज पे थी, हजारों नहीं लाखों की तादाद में। लेकिन मरवा साहब, जो गंडापुर साहब ने ये जो केपी हाउस के बाहर धरना था, इसमें जो इख्तलाफ किया, क्या ये वक्त सही था इख्तलाफ करने का, और इससे ये जो तहरीक चल रही थी इसको नुकसान नहीं पहुंचा? देखिए, अली अमीन खान को अच्छी तरह पता है ना कि उनके पांव किसने काटे हैं, क्यों काटे हैं, और न कि सिर्फ ये किया कि उनको अनसरमोनियसली वजारत आला से हटवाया। उसको कह देते थे ना, 6 दिन पहले खान से तो मिले थे कि जी आप इस्तीफा दे दें, थोड़ी सी फेस सेविंग हो जाती है। नहीं जी, हमने उसको मसूल कर दिया और फलां को हमने लगा दिया। दूसरी बात यह है कि तीरा ऑपरेशन शुरू किया मौजूदा हुकूमत ने, उसके लिए 5 अरब रुपए दिए, और वजीर इत्तलाआत ने ये जिम्मेदारी भी, इल्जाम तराशी भी अली अमीन खान की हुकूमत पे कर दी। फिर यही सोशल मीडिया जो है वो इनकी जो अंदाज में ट्रॉलिंग करता था कि जनाब ड्रोन का हमला हो गया, वो जनाब ये मिले हुए हैं, 4 ड्रोन अटैक हुए थे उसके दौरे हुकूमत में, उनके पर्चे इसने किए, कंपनसेशन दी। सुहेल अफरीदी साहब के दौर में अभी तक 37 ड्रोन अटैक हुए हैं। वही सोशल मीडिया जो मुनाफिकत का दूसरा नाम है, खामोश है। फिर मिलिट्री ऑपरेशन पे तो खान ने कहा था कि चाहे हुकूमत जाए तो जाए, लेकिन ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। ऑपरेशन की इजाजत भी हुई, उनकी कंपनसेशन 5 अरब रुपए हुए। अब तो उन्होंने कुर्म में भी 42, लेकिन यही सारा मामला कि खान की बातें नहीं मानते, उसमें तो आपने भी नहीं मानी। इमरान खान ने तो आपको भी कहा था कि अगर इख्तलाफ है तो खामोश हो जाए, लेकिन आपने तो इख्तलाफ का भरपूर जवाब भी दिया अगर किसी के साथ था या किसी ने आप पर बात की तो। मिसाल के तौर पे मैंने किसको जवाब दिया? अगर आप मुझे जरा इस पे 2 मिनट बात कर लें कि मैंने इख्तलाफ में किसको जवाब दिया। क्या आपने अलीमा खानम का नहीं कहा कि वो किस तरह, या जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने कहा, और फिर उसके अलावा आपने सोशल मीडिया पर भी बड़ी तनकीद की जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है, फिर आप मौजूदा क़यादत पर भी तनकीद कर रहे हैं? देखिए, आपने कहा कि मैंने इख्तलाफ किया। जब तक मैं पार्टी में था मैंने अलीमा खानम का नाम ही नहीं लिया था, और ना अलीमा खानम ने उस वक्त मुझ पर कोई बयान दिया था। जब पार्टी से निकाला गया तो निकालने के बाद अलीमा खानम शुरू हो गई। तो अब निकालने जाने के बाद कोई मुझसे ये तवक्को तो न रखे ना कि मैं रिश्तेदारी की वजह से किसी को माफ करूंगा, और चाहे वो मुझ पर कोई भी इल्जाम डाले। मैंने तो हमेशा, सलमान अकरम राजा साहब जो है उसने 3-4 बयान दिए तो मैंने जवाब दिया। अब आप ये कहते हैं कि किसी को अपने हक के दिफा में जवाब का हक भी नहीं होता है। अगर ये डिसिप्लिन है तो इस डिसिप्लिन को जो है नस्वार की डीपीएम में रख दे। ये पार्टियों में इस तरह की डिसिप्लिन नहीं होते हैं। पहले डिसिप्लिन लागू होता है अहदेदारों पे कि वो पब्लिकली अपने पार्टी के एमएनए या लीडर या वर्कर्स के खिलाफ इस तरह के बयान जारी न करें। उनको इस्तिस्ना है, जो जवाब दे उसने आसमान गिरा दिया। अगर इस तरह के दोहरे मायार हैं, कम से कम मुझे से आदमी से कोई ये तवक्को न रखे कि पार्टी में रहने की मैं जनाब शोधा बन के। अच्छा, अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या है, जरा सुहेल अफरीदी साहब उस सवाल से क्या कहते हैं ये सुन लेते हैं, फिर मैं जरा आपकी राय जानूंगा इस पर। अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैं ऐलान करता हूं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं। जय इमरान खान रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। ये मरवा साहब कह रहे हैं, सुहेल अफरीदी साहब उंगली अब टेढ़ी करने लगे हैं। वो तो जो काम सीधी उंगली से नहीं बना वो टेढ़ी उंगली से करेंगे, और फिर वो फोर्स भी बना रहे हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और फिर अब दोबारा कहा जा रहा है कि ईद के बाद एक मूवमेंट चलाई जाएगी। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की उंगली टेढ़ी करके क्या अचीव करेगी? ये देखिए, जो टेढ़ी करनी थी या उल्टी करनी थी उंगली, वो तो इन्होंने 24 नवंबर को करनी थी ना, जिसका इन्होंने ऐलान किया था कि मैं 24 नवंबर को इस्लामाबाद आ रहा हूं, मैं चैंपियन हूं एहतजाज का। उस वक्त टेढ़ी क्यों नहीं की, उल्टी क्यों नहीं की? ये धरनों में जो है क्या हो गया कि अपनी पुलिस गई और अदमुआ किया वर्कर्स को। ये जो एहतजाज थे, ये जो रोड पे पॉलिसियां थी, ये ऑपरेशन भी थी, वो सारी चीजें किस तरह मानते गए। खुद कहते थे भाई ड्राइंग रूम बंद कमरों के फैसले हमें कबूल नहीं। वज़ीर आज़म के पास गए, बंद कमरों में उन्होंने मुलाकातें की, मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकातें की,
कोर कमांडर के साथ मुलाकातें की बंद कमरों में। तो क्या पीटीआई ने इसलिए इसको वज़ीर आला बनाया था कि जनाब वो भी वही काम शुरू करें जिसके इल्जाम में उन्होंने साबिक वज़ीर आला जो है उसको वज़ारत आला से हटाया था। वो बेचारा जो है इतनी तो कर लिया ना कि पार्टी में जो है अपनी जिंदगी तो तहर्रुक जो है वो डाले रखा था उन्होंने। अब तो जनाब पार्टी ये जो उल्टी उंगली कर ले या टेढ़ी उंगली कर ले, याद रखें मेरी बात, ये जो फोर्स इन्होंने बनाई है ये पार्टी का फैसला होना चाहिए था, ये वज़ीर आला का नहीं होना चाहिए था। टाइगर फोर्स इमरान खान ने बनाई थी ना, वो फोर्स किधर गई है? और आपको फोर्स बनाने की जरूरत क्या है? आपकी अपनी पार्टी क्या कम है? 20 हो तो इसमें जनाब सब ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ है, ILF है, वुमेन है, लेबर है, हर इसमें आपकी तो लिहाजा आप एक और फिर आप कहते हैं कि जनाब उल्टी उंगली से हम ये करेंगे। ऑलरेडी 9 मई के जो बयानियां हैं जो इल्जामात पर मबनी है उनसे जान नहीं छूट रही है। अब अगर कुछ और होता है तो ये वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा कि ये तो अल्लाह ऐलान कह रहे थे। और फिर हमारे पाकिस्तान के आईन और कानून में इस तरह सियासी पार्टियों को अपनी फोर्सेस रखने का कोई कानूनी हक नहीं है और न ये कोई रख सकते हैं। और याद रखें ये फोर्स कभी बनेगी नहीं, ये एक ट्रक की बची थी जिसके पीछे वर्कर को लगाना था ताकि रमजान में खामोश रहे। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त की हिकमत अमली है वही सबसे बड़ा दुश्मन है उनका, जिसकी वजह से वो जो भी नताइज वो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पा रहे। बहुत शुक्रिया। शरीफ ज़रत साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान ने बाजोड़ हमले में अफगान शहरी के मुलव्विस होने का मामला अफगानिस्तान के साथ उठा दिया है। अफगान सफारतकार की तलबी और एहतजाजी मुरासला इस बात का वाज़ेह ऐलान है कि पाकिस्तान अब महज बयानात पर इक्तफा नहीं करेगा। 16 फरवरी 2026 को बाजोड़ खुदकुश हमले में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने के शवाहिद सामने आ गए हैं, जिसके बाद दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में अफगान मिशन के नाज़िमुल अमूर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात में 70% से ज्यादा अफगान शहरियों का मुलव्विस होना एक खतरनाक रुझान बन चुका है। बाजोड़ की मलंगी पोस्ट पर हमला करने वाले की शनाख्त सामने आ गई है, जो अफगान सूबा बल्ख का रिहायशी और तालिबान स्पेशल फोर्स का साबिक रुकन रह चुका था। इस हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार और 2 शहरी शहीद हुए। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान इस्लामाबाद, पेशावर, बन्नू, DI खान, वाना और जाफर एक्सप्रेस जैसे बड़े वाकयात में भी हमलावरों के अफगानिस्तान से राब्ते साबित हुए, लेकिन अब पाकिस्तान का सब्र जवाब दे गया है। वज़ीर दिफा ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में दो टोक अल्फाज में खबरदार किया कि अगर काबुल हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा ना हुई तो पाकिस्तान फजाई कार्रवाई में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। यह इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान अपने शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगा, क्योंकि दहशतगर्दी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मुआहिदा करो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 दिन का खुला अल्टीमेटम दे दिया है। यह एक ऐसी वार्निंग है जो सिर्फ अल्फाज नहीं, बारूद की बू रखती है। एयरफोर्स 1 के अंदर दिए गए इस बयान ने खित्ते की फजा बदल दी है। ट्रंप कहते हैं ईरान के पास वक्त कम है और बर्दाश्त भी। ये सब ऐसे लम्हे में हो रहा है जब अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में अपनी फौजी मौजूदगी गैर मामूली हद तक बढ़ा दी है। 3 बहरी बेड़े, जदीद जंगी तैयारे, कतर के एयरबेस से फौजियों की मुंतकली, ये सब महज मश्क नहीं, जंग का पैगाम है। अमेरिका और इसराइल को ईरान से 2 बड़े खतरात दरपेश हैं। एक ईरान का एटमी और दूसरा मिसाइल प्रोग्राम। बुनियादी मुतालिबात भी 2 हैं कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे और अपने मिसाइल प्रोग्राम पर भी ब्रेक लगाए। यही वो 2 नुकात हैं जो इसराइल के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान भी खामोश नहीं बैठा। इसराइल के हालिया तनाज़े में उसे बहुत से सबक मिले हैं और इस बार ईरान की तैयारी पहले से बहुत बेहतर है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर एक अलग ही दास्तान सुना रही हैं। ईरान में कंक्रीट की नई कलाबंदियां की जा रही हैं, सुरंगों के दाखिली रास्ते छुपाए जा रहे हैं, पुराने मिसाइल अड्डे दोबारा जिंदा किए जा रहे हैं। ये दिफा है या फिर आने वाले तूफान की तैयारी। इसी दौरान एक और बड़ी पेशरफ्त यह भी हुई है कि ईरान, रूस और चीन मुश्तरका बहरी मशकों में मसरूफ हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 ये नाम है उन बहरी मशकों का जो खलीजे ओमान, आबनाए हरमज और शुमाली बहरा हिंद में ताकत का नया मुजाहिरा बनकर सामने आए हैं। ये मशकें बता रही हैं कि ईरान अकेला नहीं, इस बारे बड़ी ताकतें उसके साथ हैं, जिनकी मदद से ईरान ने ऐसा मिसाइल प्रोग्राम बनाया है जो खित्ते का सबसे बड़ा प्रोग्राम माना जाता है। मुख्तसर फासले से लेकर 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज रखने वाला बैलिस्टिक मिसाइल, ठोस ईंधन, तेज लॉन्च और मोबाइल लॉन्चर्स, ये सब ईरान की दिफाई रीढ़ की हड्डी हैं। यूरोपीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट खबरदार कर रही है
कि चीन की मदद से ईरान के बैलिस्टिक प्रोग्राम ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन से ईरान की बंदर अब्बास बंदरगाह पर सोडियम पर क्लोरेट की कई खेप पहुंची है, जो दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के ठोस ईंधन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला अहम कीमियाई मादा है। जराये के मुताबिक 29 सितंबर से अब तक तकरीबन 2000 टन मवाद ईरान पहुंच चुका है। मकामी पैदावार और महाना सैकड़ों मिसाइल, सबसे बढ़कर ये कि ईरान ने ये सब पाबंदियों के बावजूद करके दिखाया है। और अब एक नए गेम चेंजर चीनी स्टेल्थ डिटेक्शन रेडार YLC-8B ने दुश्मन की नींदें उड़ा दी हैं, जो 500 किलोमीटर दूर से तैयारों की शनाख्त के अलावा स्टेल्थ जहाजों को भी बेनकाब करने की सलाहियत रखता है। यानी अब फजा में छुपना आसान नहीं रहा। तो सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ दबाव है या जंग के बादल वाकई मंडला रहे हैं? अगर 10 दिन खत्म हो गए तो दुनिया किस मोड़ पर खड़ी हो? इन मशकों पर जब तर्जुमान व्हाइट हाउस से सवाल हुआ तो उनका रद्द क्या था, जरा ये भी जान लीजिए। अब इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट उस्मान वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चिश्ती साहब, एक तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सी जगह रिपोर्ट हो रहा है कि, और ख़ासतौर पर यूरोपियन इंटेलिजेंस भी इसको रिपोर्ट कर रही है कि चाइना जो है बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने के हवाले से ईरान की बहुत मदद कर रहा है। और इसके हवाले से ये आया है कि चीन से ईरान की बंदर अब्बास बंदरगाह जो है उस पर सोडियम प्रोक्लेट की खेप पहुंचाई गई है। और जराये के मुताबिक 29 सितंबर तक अब तक तकरीबन 2000 टन जो है वो ईरान पहुंचा दिया गया। और ये सब कुछ रिलेट किया जा रहा है कि ईरान की जो US की धमकियां मिल रही हैं या जो वॉर की बात की जा रही है उसकी तैयारी के हवाले से, तो आप कैसे देख रहे हैं कि जो ईरान के साथ इत्तेहादी हैं उनका रोल इस वक्त जो प्रिपरेशन ईरान की है वॉर के हवाले से उसमें? जी बहुत शुक्रिया ज़ौक साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, बुनियादी तौर पर चीन अभी नहीं शुरू कर रहा। मुझे ये काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली है मुख्तलिफ सोर्सेज से कि चीन तकरीबन जब जून का हुआ था इनका वाक़या इंसिडेंट, जो सारी वॉर हुई थी, उसके बाद से चीन सपोर्ट कर रहा है। रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट और जो कार्गो गुड्स हैं वो आए हैं ईरान के अंदर, और वो क्या लेकर आए हैं उसमें ऑल दो स्पेकुलेशन है, बट ये 2-3 चीजें मैं अपने रिसर्च की बुनियाद पर कह सकता हूँ। एक तो ड्रोन्स बहुत ज्यादा ऐड किए हैं अपनी आर्सनल में ईरान ने, नंबर 1। एक सरफेस टू एयर मिसाइल्स किए हैं। HQ-9B एक स्पेकुलेटेड है कि इनको जो सरफेस टू एयर मिसाइल है जो बहुत पोटेंट है वो हैंडओवर किया गया है। और ये सारे होने का सबसे ज्यादा एडवांटेज जाहिर है, आपने नोट किया होगा, उनका एयर डिफेंस बीफ अप होगा। क्योंकि जो जून 2025 में वाकयात हुए थे तमाम, वो ईरान के हक में ज्यादा इसलिए भी नहीं जा सके थे कि एक तो उनकी एयरफोर्स कमजोर थी, और दूसरा उनका जो सरफेस टू एयर जो इंटरसेप्ट करने वाला मिसाइल सिस्टम था वो नाकारा बना दिया गया था, और जाहिर है बहुत ज्यादा सप्रेशन कर दी गई थी एयर डिफेंस को। अब चीन एक्टिवली पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली जाहिर है जरूर कर रहा है, रशिया ने भी किया है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि S-300 जो सरफेस टू एयर वेपन मिसाइल है वो भी इस दौरान रशिया ने उसको दे दिया है। जो सरप्राइज एलिमेंट है वो उसी की वजह से, मेरा मानना ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हमला नहीं कर रहे, उसकी एक वजह यही है कि वो सही मानों में रीड कह लें या मैप नहीं कर पा रहे उस सिनेरियो को जब ये अनफोल्ड होगी, और ईरान के पास कौन कौन सी ऑप्शंस होंगी। वो ऑप्शंस के ऊपर तो बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली ईरान को चाइना ने बहुत सपोर्ट किया है, एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है। और अब आप देख रहे हैं कि रशियन नेवी ने एक्सरसाइजेस भी शुरू कर दी हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज के पास। तो ये सिग्नलिंग ही है, पोस्चरिंग है दोनों मुल्कों की तरफ से, चाइना और रशिया की तरफ से। अमेरिका क्योंकि बहुत करीब मौजूद है तो जाहिर है एक एलिमेंट ऑफ सस्पेंस है, हाइप है, और एक पोस्चरिंग जाहिर करती है कि वो क्या करेंगे और वो क्या करेंगे। लेकिन देखने को ये हम टाइम बताएगा कि कौन सी ऑप्शंस इस्तेमाल करता है ईरान, और उसके बाद क्या क्या स्ट्रैटेजी है वो अलग बात कर सकते हैं। अच्छा उस्मान वड़ाई साहब, जिस तरह अभी चिश्ती साहब भी कह रहे थे कि ये रिस्पॉन्ड करेगा ईरान और एक सरप्राइज कर सकता है, तो आपको लगता है कि ईरान की इस वक्त कैपेसिटी है, जिस तरह उसने 2025 के अंदर सरप्राइज किया था, इस बार भी वो भरपूर सरप्राइज करने की तैयारी कर चुका है, और अगर करेगा तो किस किस तरह करेगा? जी डेफिनेटली, क्योंकि न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है उसके ऊपर तो ईरान काफी हद तक जो है वो लेवरेज दिखा रहा है, वो जीरो एनरिचमेंट के लिए भी तैयार है। लेकिन मसला है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के स्टॉक पाइल का, जो कि मीडियम और लॉन्ग रेंज उनके मिसाइल्स है। तो यहाँ के ऊपर हम देखते हैं कि जो ईरान है वो असर्ट कर रहा है, वो बिल्कुल भी दीवार के साथ लगना नहीं चाहता। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ताकत के साए के अंदर जो है वो मुज़ाकरात करने के आदी हैं, ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है उनका। वो चाहते हैं किस तरीके से लेवरेज हासिल किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि जो ईरान है वो स्ट्रैटेजिक डिफाइंस जो है उसके साथ सामने आ रहा है। उन्होंने 6 फरवरी के मुज़ाकरात के पहले राउंड के अंदर
खुरम जो शहर है उसके लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है उसको डिप्लॉय किया। और अभी जिस तरीके से वो कह रहे हैं ये हमारी रेड लाइंस हैं, क्योंकि उस जो जंग थी जून के महीने के अंदर, हमने देखा कि पूरा उनका सिस्टम जो है वो डिसमेंटल कर दिया गया। उसके बावजूद कि उनकी टॉप टीयर जो एलिमिनेट कर दी गई थी, उन्होंने डीप जो है इसराइल के अंदर जाके हाइफा और तेल अवीव को हिट किया। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी तक रैशनल जो है वो नहीं इसका बता पाए अमेरिका के अंदर मेगा बेस को। और जिस तरह सर ने बात की कि वो अभी तक जो है वो इनडिसाइसिव है कि इसका जो जंग है वो महदूद पैमाने पे होगी, फुल फ्लैज वॉर होगी, यहाँ से वो क्या टेक होम, वो क्या क्या करना चाहते हैं, क्या वो उनके जो ढांचा है दफाई ढांचे उसको टारगेट करेंगे। मेरे ख्याल है इधर वे जो है ये इट्स ए फार क्राई, उनको उस तरीके से आसान हदफ जो है वो मिलने वाले नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो उन्होंने कराकस के अंदर किया वहां के ऊपर उनका लिमिटेड किस्म का वो एक आप कह सकते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव था जिसको उन्होंने अटेन कर लिया। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल है नहीं। और सबसे बड़ी बात जो कि 28 जनवरी को हाउस की कमेटी के सामने, जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी के सामने मार्को रूबियो ने बात की, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरीके से अंदाजा है कि 9 बेसिस जो रीजन के अंदर है अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, उसमें 40,000 उनके ट्रूप्स डिप्लॉय हैं। अभी खबरें आ रही है कि सीरिया में से 1,000 जो अमेरिकी फौजी हैं उनको निकालने की बातें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये जंग स्टार्ट होती है तो दैट वुड बी ऑल गन्स ब्लेजिंग। और हर सूरत के अंदर ईरान जो है उनके जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको वो लेजिटिमेट टारगेट तस्वुर करते हुए जंग का दायरा कार बढ़ाने की कोशिश करेगा। और तमाम खलीजी रियासतें नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि इस मामले को यहाँ पर डिफ्यूज किया जाए, फिजल आउट किया जाए। और ईरान लेवरेज ले रहा है, वो टाइम बाय करना चाह रहा है। आप याद रखें छठा दौर था जब अमेरिका ने अटैक किया जून के महीने में, और अभी दूसरा दौर जो है कंक्लूड हो चुका हुआ है। और जेडी वैंस कह रहे हैं कि हमारे बुनियादी जो मुतालबात अभी तक पूरे नहीं किए गए। और इराक़ची कहते हैं कि बड़े कंस्ट्रक्टिव रहे, हम गाइडिंग प्रिंसिपल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मतन तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये पेशरफ्त अभी जा रही है उस साइड के ऊपर, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूसिव जो है वो मामला नहीं हो सका। चिश्ती साहब, अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि हमने देखा कि जो एहतजाज हुए थे उसके अंदर भी ईरान के अंदर चाइना ने मदद की थी सैटेलाइट के हवाले से और बहुत से दीगर मामलात के हवाले से जो खबरें रिपोर्ट होती रही हैं। तो क्या जो चाइना का ये वॉरफेयर सिस्टम है यूएसए के लिए मुश्किल है कि वो उसको एक्सेस कर सके या मॉलवेयर कर सके, इस तमाम मेल फंक्शन कर सके, इस तमाम सूरत हाल के हवाले से चाइना की टेक्नोलॉजी को यूएसए किसी भी तरह? देखिए, सिर्फ ये साइबर का या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ही मामला नहीं है, मामला कुछ और भी है। हमें कुछ और एस्पेक्ट्स को भी ज़हन में रखना चाहिए। देखिए, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, तकरीबन 1 साल जो हो गया है, जितने उन्होंने दुनिया में ऑपरेशन किए हैं, सबसे पहले वो अनसर्टेनिटी को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी या इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कोअर्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेटेजिक कोअर्शन ये होती है कि आप इतना बाजू मरोड़ें, इतने सख्त बयान दें, डिग्री ऑफ एश्योरेंस इतनी ज्यादा कर दें और इस हद तक दुश्मन के जहन में ये यकीन डाल दें कि हमला बस आया चाह रहा है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जब आप इतनी डिग्री तक इन्फ्लुएंस कर देते हैं ज़हनी तौर पर, तो आम तौर पर जो कमजोर मुल्क होते हैं या कोई ऐसे मुल्क जो जाहिर है आपका सामना नहीं कर सकते, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और गिव इन कर देते हैं। ईरान क्योंकि गिव इन नहीं कर रहा, तो उन्होंने सारे टैक्टिक्स इस्तेमाल कर लिए, अनसर्टेनिटी वाला एज अ टूल ऑफ स्ट्रैटेजी भी यूज कर लिया। अब तक देखिए, जो सरप्राइजेज ईरान दे सकता है अमेरिका को, वो डिफरेंट डायमेंशन में है। उसकी कुछ एरियाज में ईरान की बहुत स्ट्रेंथ है, जो कि ड्रोन मैंने आपको एक बताया। उनका ये एक और स्ट्रैटेजी ये पॉसिबल हो सकती है कि वो सैचुरेशन ऑफ सी कर देंगे अपनी गन बोट्स के साथ, जो इनके पास हैं, हंड्रेड्स में हैं पासदारान इनकलाब के पास, और वो मल्टी डायमेंशनल अटैक करें किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सरफेस से, एयर से ड्रोन फायर करें मल्टी हंड्रेड्स में, और अंडरग्राउंड उनके पास एक सबमरीन है, डीजल सबमरीन, जो सतह समंदर की जो कम डेप्थ होती है उसके लिए बड़ी सूटेबल है। क्योंकि अमेरिका के पास यहाँ न्यूक्लियर सबमरीन है, जो न्यूक्लियर सबमरीन को ज्यादा डेप्थ चाहिए होती है समंदर के अंदर, जिसका मतलब है स्टेट ऑफ हॉर्मस के करीब आने के लिए उनकी जो सबमरीन है अमेरिका की, वो सूटेबल नहीं है। तो 3 डायमेंशनल वो थ्रेट पैदा ईरान कर सकता है। अब इसी वजह से अमेरिकन, एक तो जैसे मैंने कहा कि जब अमेरिका जैसा मुल्क हमला करने आता है, और ये मैं आपको बताता चलूं कि 2003 में जब इराक के जब टेक ओवर किया था इन्होंने, जब सद्दाम हुसैन को हटाया था 2003 के बाद 22 साल पे, ये उससे ज्यादा डिप्लॉयमेंट हो रही है। और ये पहली दफा इतने साल में इतनी डिप्लॉयमेंट हुई है, इतनी मैसिव। जब आप इतनी डिप्लॉयमेंट करते हैं तो आपने जरूर अपने लोगों को वॉर ट्रॉफी तो वापसी पे दिखानी होती है कि हमने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर किए, डिप्लॉय किए, जिसमें 75 जहाज एक में थे, इंक्लूडिंग F-35, फिर F-18 था,
E2C हॉकाय था, फिर हमने दूसरा जॉर्ज फोर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर जिसने वेनेजुएला को घेरा हुआ था उसको बुला लिया, उसके भी तकरीबन 50-60 जहाज उसमें आते हैं, तो हमने कोई 150 जहाज ऑलमोस्ट इकट्ठा कर लिया। क्या किया फिर हमने? और अगर वो अटैक कर देते हैं तो उनको एक वॉर ट्रॉफी चाहिए अपने लोगों को दिखाने के लिए, इंटेंजिबल पे नहीं होता। जिस तरह का जून में था, जून में उन्होंने कहा जी हमने मलिया मेड कर दिया, हमने न्यूक्लियर प्लांट को 35-40 साल पीछे धकेल दिया, वो किधर गया? आप तो 6 महीने बाद वापस आ गए न्यूक्लियर पे बात करने के लिए। तो आपको एक मेजरेबल टर्म दिखानी होती है, जो मेरा ख्याल है एक डिसाइसिव फैक्टर है अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, हमला करें या ना करें। बहुत जल्दी हमला करते हैं जो कि अब नहीं हुआ, जो कि डिले हो गया, तो वो प्री मेच्योर होना था और शायद उनको ज्यादा हिट बैक हो जाता। और अगर बहुत लेट करते हैं तो पूरे इनके डिप्लॉयमेंट में और वो जो खौफ तैदी करना है उससे हवा निकल जाती है या स्टीम निकल जाती है। तो ये डिलेमा है जिसकी वजह से लेट हो रहा है सारा। उस्मान बड़ाई साहब, क्योंकि अब इस सिचुएशन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 10 दिन की धमकी भी लगा दी है। अब 10 दिन के बाद क्या होगा? क्या जंग होगी या अमन होगा? या बहुत सी जगह जब रिपोर्ट किया जा रहा है तो फेस सेविंग के लिए हमें 2-3 दिन का दोनों के दरमियान एक तसादुम जो जंग की सूरत में नजर आ सकता है। क्या होने क्या जा रहा है 10 दिन बाद? नहीं, मेरा नहीं ख्याल डोनाल्ड ट्रंप इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो 24 तारीख को स्टेट ऑफ यूनियन पहला अपना एड्रेस करने जा रहे हैं और नवंबर में उनके मिड टर्म इलेक्शन है। वो कोई ऐसा सिग्नल नहीं देंगे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे फुल फ्लैज वॉर। याद रखें, यहाँ पे रिलेटिव गेन है, आपने बात की विन विन सिचुएशन किसी के लिए भी किसी तरीके से भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो ईरान है वो चाहता है किसी तरीके से जंग, लेकिन एक बात जो वाजिया नजर आती है यहाँ पे, चिकन गेम, जिस तरह हम वो गेम थ्योरी के अंदर पढ़ाते हैं कि दोनों जो हैं फुल स्पीड के साथ गाड़ियां लेके आमने सामने आ रहे हैं और बस एंड टाइम के ऊपर जो है वो कोई अपना मिसकैलकुलेशन जो है मामलात को वो उससे बाहर लेके जा सकती है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर। लेकिन ईरान जो है बड़ी कैलकुलेटिव मूव कर रहा है, जिस तरीके से मैंने कहा वो स्ट्रेटेजिक डिफाइंस भी कर रहे हैं, ब्रिकमैनशिप पे भी लेके जा रहे हैं, वो बिल्कुल आखिरी हद तक लेके जाने को तैयार है। लेकिन वो लेवरेज जो है वो लचक भी दिखा रहे हैं साथ में, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जैसे मैंने कहा ना वो उसकी रेंज कम करने की बात कर रहे हैं और ना ही नो फर्स्ट यूज के ऊपर अभी तक वो जो है वो कन्विंस हो पाए हैं। बाकी जो प्रॉक्सीज थी HHH उसको वैसे काफी हद तक जो है वो डेंट डाल दिया गया है और यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से वो वेपन ग्रेनेड को किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट करने के हवाले से भी काफी हद तक कन्विंस है। तो मेरे नहीं ख्याल ईरान जो है वो किसी तरीके से उन्हें लेवरेज दे कि वो अटैक करे, और अटैक अगर कर भी दे, मसला अटैक का तो है ही नहीं है, मसला ये है वो क्या करेंगे 6 महीने बाद। जैसे चीसी साहब ने बात की, अगर मुज़ाकरात की टेबल पे ओमान में उसी पैलेस में ही बैठना है तो क्या फिर 6 महीने बाद दोबारा के बैठेंगे इस हमले की सूरत में? मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ये कभी भी नहीं चाहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की चीज का क्रेडिट लेते हैं दुनिया में कि मैं पीस मेकर हूं बहुत बड़ा, उन्होंने 7 मुल्कों पे पीस डील करवाई और 8 पे अटैक कर दिया, और उन तमाम मुल्कों में जहां डील करवाई वो डायरेक्ट फ्री की नहीं थे। ये तो पहली दफा हुआ है कि अमेरिका डायरेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट टॉक्स कर रहा है, लेकिन इस मामले के अंदर वो बाकायदा फ्रीक है। तो मेरा नहीं ख्याल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस हद तक जाएंगे कि वो अटैक कर दें, एक ऐसा अटैक जिसके अंदर जो है उनके लिए आप कह लें खफत का सामना करना पड़े और फिर वो जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है उसके अंदर मामला जो है उनसे मैनेज ना हो पाए। क्योंकि पिछली दफा भी कराकस के अटैक के बाद कांग्रेस ने कहा था कि आपने हमें एतमाद में नहीं लिया, इस दफा भी कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर वो जंग अगर करते हैं और वो इस एस्केलेशन जो है जो नजर आ रहा है बज़ाहिर जिस तरह उन्होंने बिल्डअप किया, मेरा नहीं ख्याल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसी तरीके से चल रहे हैं कि बस डरा धमका के वो नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आएंगे। क्योंकि अभी CBS न्यूज़ जो है उसने 2 घंटे पहले खबर ब्रेक की है कि उसके अंदर इकोनॉमिक डील्स की बात भी हो रही है, बड़ी यूनिक डील्स की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में कि मामला जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। जी जैशी साहब, यही चीज के अगर 10 दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है तो उसके अंदर आपको क्या लगता है कि ईरानी जो लीडरशिप है उसको टारगेट किया जा सकता है? और फिर ईरान ने 2025 में अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में उस वॉर से ईरान ने क्या कुछ सीखा और अपनी स्ट्रेंथ किस किस चीज में बढ़ाई है, और क्या कैपेसिटी है ईरान की अगर US और इसराइल मिलकर एक बार फिर से ईरान पर अटैक करते हैं तो? पहले मैं आपका दूसरा पोर्शन लेता हूं जी, जो आपने कहा लीडरशिप को टारगेट करना। देखिए उनके 19 साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया गया जून में, तो उनका तो खत्म हो जाना चाहिए था। न्यूक्लियर साइंटिस्ट ये थोड़ी होता है, कोई डॉक्टर और नर्सेज थोड़ी होते हैं जो सैकड़ों में होते हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट तो 2-4 होते हैं किसी भी मुल्क के। आपने 19 टारगेट किए, उससे तो न्यूक्लियर प्लांट का पड़े का पड़ा रह जाना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ। जहां तक लीडरशिप का ताल्लुक है ईरानी, तो ईरानियन ने तो अपनी सक्सेशन पहले ही अनाउंस कर दिया मेरे नॉलेज के मुताबिक। उनको पता है कि अगर खुदा ना खास्ता उनको एलिमिनेट किया गया आयतुल्लाह को, तो उसके बाद कौन होगा और उसके बाद कौन होगा, तो वो उतना ही रिस्पेक्टफुल होगा। कैपेबिलिटी की तो भी बात ही नहीं कर रहा मैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ये अंडरस्टैंड करता है कि ये कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट या उस तरह की लीडरशिप नहीं है कि उधर से खुदा ना खास्ता को एलिमिनेट होता है तो फिर एक प्रोसेस होगा, एक
टेक ओवर होगा, एक सक्सेशन के लिए एक प्रोसीजर फॉलो होगा, कोई वोटिंग होगी, बैलेटिंग होगी, उस तरह तो होना नहीं है। पहली बात तो ये। तो मेरा ख्याल है ईरान के बारे में अमेरिका ने जरूर कैलकुलेट कर लिया होगा कि सक्सेशन उनके लिए कोई अनयूजुअल बात नहीं होगी, पहली बात। अब आते हैं जो कैपेबिलिटी की जो आप बात कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर देखिए न्यूक्लियर को भी मैं टच करता जाता हूँ। जो न्यूक्लियर इन्होंने हिट किए थे उसका मैंने अभी कंफर्म किया है मुख्तलिफ सोर्सेज से अपनी रिसर्च करके कि इन ईरानियंस ने बहुत मैसिव उनकी कैमोफ्लेजिंग शुरू की हुई है, उनको टनल्स को कवर करना शुरू किया, उनके माउथ को। अब बहुत ज्यादा सैंड के बैग्स वगैरह डिप्लॉय किए गए, इतने ज्यादा कि अगर बॉम्ब आए भी तो वो डिफ्यूज हो जाए या उतना पेनिट्रेट ना कर सके। ये तो उन्होंने डिफेंस में किया है, जिसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका फिर क्लेम कर ले कि हमने बहुत ज्यादा टनज किया है, B2 को वो जो कहीं से मंगा लिया और जाके हमने डिगो गार्शिया से डिप्लॉय करके ये कर दिया, तो वो शायद बेशक कागजों में हो, मीडिया के लिए हो, रियल में या इन रियलिटी ना हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एयर कमांडर रिटायर खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे और इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट उस्मान वड़ाई साहब मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक से विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। वाशिंगटन में गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास पर दुनिया की नजरें लगी रहीं, जो गजा में अमन के नाम पर शुरू हुआ। इजलास में पाकिस्तान समेत 47 ममालिक शरीक हुए। अमेरिका के बड़े यूरोपीय इत्तेहादी, बरतानिया और फ्रांस इस बोर्ड में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा भी कई ममालिक ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अमरीकी दारुल-हुकूमत में होने वाले इस इजलास में डोनाल्ड ट्रंप ने अमन को अपना विजन करार दिया, जबकि शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में पाक भारत जंगबंदी को ट्रंप की बोल्ड डिप्लोमेसी का नतीजा कहा, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि आजाद फलस्तीनी रियासत पायदार अमन की वाहिद जमानत है। इस इजलास की खास बात यह भी नोट की गई कि सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत को खूब सराहा। यही नहीं, इजलास के इख्तिताम पर सदर ट्रंप और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान गैर मामूली गर्मजोशी भी देखी गई। सदर ट्रंप ने इजलास में बताया कि इंडोनेशिया, मराकेश, अल्बानिया, कोसोवो और काजाकिस्तान गजा में सिक्योरिटी फोर्सेस भेजेंगे, जबकि मिस्र, तुर्की और उर्दन भी ताउन पर आमादा हैं। तमाम सवाल ये उठता है कि गजा अमन बोर्ड में इसराइल शामिल है, मगर फलस्तीनी नुमाइंदगी गायब क्यों है? वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस इजलास में शिरकत पर पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि इसे अमन बोर्ड में इसराइली शमूलियत पर एतराज नहीं, मगर असल तवज्जो आजाद फलस्तीनी रियासत पर होनी चाहिए। इसी दौरान दी गार्डियन की लीक रिपोर्ट ने हलचल मचा दी, जिसमें गजा में 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल अमरीकी फौजी अड्डे की तामीर के अमरीकी इरादों से पर्दा उठा दिया गया। तो सवाल यह है कि क्या गजा अमन बोर्ड वाकई अमन के लिए है या फिर गजा में फौजी मौजूदगी के लिए? रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में 72,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बाज अंदाजे 75,000 से भी आगे जाते हैं। अगर मकसद अमन है तो फिर शहादतें क्यों नहीं रुक रही हैं? इन्हीं तमाम तर सवालों पर बात करेंगे और मौजूदा सूरत हाल किस तरफ जाएगी इस पर भी बात करेंगे। मकसद मंसूर जाफर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मंसूर जाफर साहब। एक तो ये बताइएगा सबसे पहले कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ फ़लस्तीन के हवाले से 2 स्टेट सोल्यूशन है इस वक्त मौजूदा, और फिर तकरीबन 75,000 के करीब शहादतें वहाँ पर हो चुकी हैं, और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो हमें अभी तक इस पीस बोर्ड के अंदर नज़र नहीं आया। तो कैसे पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ को सामने लेकर आएगा और फिर इसका मुस्तकबिल क्या होगा? फिर जी, फिलहाल तो हम इसी पर शादा हैं और बहुत ही फरहा हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमें पहचानते हैं, और पहचान के जो उनका तरीका वारदात है वो अंगुश्त नुमाई करके आपको बुलाते हैं पास, और फिर आपको कहते हैं कि आप बड़े दिलेर हैं, बहादुर हैं और ये है और वो है। बस इसी पर हम खुश हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे यानी जो बोर्ड की असासी मीटिंग थी, इसमें जो सरबराहान मुमकिन लेवल पे जो पार्टिसिपेशन थी वो मादूद चंद आपको दिखाई दी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के अलावा और किसी अहम मुल्क का जो यानी एग्जीक्यूटिव हेड या प्रेसिडेंट जो है वो उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। वो बज़ाते खुद इस बात की दलालत करता है कि वो ममालिक के जिनको बड़े तमतराक के साथ इसकी रुकनीत ऑफ़र की गई थी, बेसिकली तो ये पेड क्लब है ना जी, आप पैसे दें और रुकन बन जाएं, तो उनकी एक लिहाज से बड़ी लो प्रोफाइल रिप्रेजेंटेशन जो है ये भी इस यानी जिसे बोर्ड ऑफ पीस कहा जा रहा है उसका जो फ्यूचर है उसके बारे में बड़े सवालात पैदा कर रही है, बहुत ज़्यादा नुकात उठा रही है। तो उसके साथ साथ यकीनन पाकिस्तान का ये जो मुसल्लमा मौक़िफ़ है, ये 2 स्टेट तो हमने बड़ी बाद में अडॉप्ट किया है ना। उससे पहले तो जो कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ था वो तो 1 स्टेट का ही था कि इसराइल का जो क़याम है वो नाजायज़ है, और उस हवाले से वहाँ पे जो भी अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से एक साजिश करके ये एक मुसलमानों के जो क़िबला अव्वल में एक खंजर घोंपा गया था, तो उसको तो तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन फिर जैसे जो खित्ते के ममालिक और ख़ास तौर पे कुछ मिडल ईस्ट के ममालिक ने बहुत सारा जिसे कहना चाहिए गिव इन करना शुरू कर दिया, और बिलखुसूस इस काज को जो स्पीयर हेड करते थे मेरी मुराद मरहूम यासर अराफात, और उसके बाद उनकी जो एक सियासी विरासत मौजूद थी, उन तमाम ने यके बाद दीगरे जो ओस्लो माहिदात से लेके बहुत सारे माहिदात ऐसे किए कि जिसके बाद इस पूरे इशू की जो
जो असूली मौक़िफ़ था वो कॉम्प्रोमाइज़ होता गया। तो ऐसे में फिर पाकिस्तान भी यकीनन उस बैंड वैगन को ज्वाइन करने पे मजबूर हुआ। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने ओस्लो माहदे के तहत एक वो नाम नहाद 2 रियासती हल को भी तस्लीम किया, आज फ़लस्तीन जो इसराइल है या अमेरिका उस 2 रियासती हल को तस्लीम करने से भी इनकारी है। आप देखिए कि गज़ा तो एक तरफ रह गया, अब तो वो वेस्ट बैंक को ज़म करने के बारे में बातें कर रहे हैं इसराइली रियासत के अंदर। और उसके बाद जब उस पर दुनिया में बहुत ज़्यादा कंडेमनेशन का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए उन्होंने ऐसे टेक्निकल लूप होल्स तलाश कर लिए हैं कि वो उस गरबे उर्दन को, ख़ासतौर पे वो इलाका जो इस वक्त सी एरिया कहलाता है और उसमें तकरीबन इसराइली की अमलदारी है और वो गरबे उर्दन के 60% रकबे पर मुश्तमिल है, वहाँ पे इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि उस पूरी सरजमीन को, उस पूरे इलाके को रियासती मलकियत करार दे दी जाए, रियासती ज़मीन करार, और फिर फ़लस्तीनियों को अपनी रियासत के हवाले से जो दावा है उसे साबित करने के लिए उन्हें इस बात पे मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी दस्तावेजी सबूत लाएं, अपने ज़मीनों के फर्द लाएं, मलकियत के दावे लाएं, ताकि पता चल सके कि वो इस इलाके के अच्छा, ये जो एक चीज़ आपने की कथा कलामी की माजरत, टेक्निकल बुनियादों पर उसको उस तरह डील किया जा रहा है। अब एक तो ये बोर्ड ऑफ पीस, इसके अंदर एक वर्ड है पीस, ये पीस किस किस्म का वहां पर आएगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, और क्या मुस्तकबिल के अंदर क्या इसको जस्टिफाई इस तरह किया जा रहा है कि देखिए जी वहां पर तो हमने अमन कायम कर दिया और उसी की बुनियाद बनाकर मजीद इस्लामी ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करते हुए हमें इसी साल के अंदर नजर आएंगे? देखिए जी, इस वक्त मैं समझता हूँ जो डिफेक्टो रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन जो इसराइल है वो तो आपके सामने मौजूद है। यानी जब आपने उनके साथ स्टेज शेयर कर लिया, एक जगह पर आकर बैठ गए आप, इसका कंपैरिजन बाज़ लोग जो है ना वो अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की मौजूदगी से करते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। वहाँ पे आपके पास जो हुकूक व वाजिबात, जो आपके पास राइट्स हैं, वो आपके पास यहाँ बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर होने के नाते नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फर्द की मर्जी चलेगी, उसी का एजेंडा चलेगा और उसी का कहा हुआ जो कौल फैसल होगा, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो लोग जानते हैं मिजाजन और उनका जो भी एक पूरी हिस्ट्री है, उन्हें मालूम है कि वो जिस बात का एक बार इजहार करते हैं वो अगले ही आन में उससे यू टर्न लेने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते हैं। तो ये जो पीस की बात की जा रही है, मैं समझता हूँ कि शायद इससे मुराद अंग्रेजी का वो लफ्ज़ पीस नहीं है कि जिसको हम PEAC के तौर पे स्पेल करते हैं, बल्कि ये दूसरा पीस है PIECE वाला, यानी टुकड़े टुकड़े करना, और ख़ासतौर पे फ़लस्तीन की वो रियासत कि जिसको एक कंटिगुअस होना चाहिए, उसकी सरहदें एक दूसरे के साथ मिलनी चाहिए, वेस्ट बैंक और गज़ा को मिलना चाहिए, उनको इस अंदाज से बंदर बांट कर दी जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि गज़ा या फ़लस्तीन का मुस्तकबिल क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो कैसे अपनी स्पेस बनाएगा, और फिर जब तक वो नहीं आएगा तो उन लोगों के लिए भी उस तरह मददगार साबित नहीं होगा। वो एक सवालिया निशान अपनी जगह मौजूद है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।